जब आपने शमूलियत इख्तियार की कराची के मसाइल पे आपकी तरफ से वो आवाज़ और वो नुमाइंदगी देखने में नहीं आई। मैं कराची शहर का मैंडेट नहीं रखता। कराची शहर का मैंडेट है यहाँ के मुंतखब लोगों के पास। अगर कोई काम नहीं हो रहा तो आप एजिटेशन करें, प्रोटेस्ट करें, तकरीरें करते नजर आते हैं आपको असेंबली में। यानी कि आप ये बात मानते हैं कि जिस पार्टी में इस वक्त आप शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं उसके पीछे अवामी हिमायत नहीं है। 2020 में साइकिल वाले को सड़क पे चालान 500 रुपए का रिसीव किया तो आपने एहतजाज किया। अब जबकि आईजी साहब कहते हैं कि हम चालान बढ़ा के 5000 से 25,000 करेंगे, क्या आपका मावन खुसूसी का ओहदा आपके लब सी चुका है? आप मेरे एक्स अगर आप फॉलो करें तो मैं तो नेशनल इश्यूज, फॉरेन अफेयर के इश्यूज में तो बेसिकली उस पर बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें कराची के इश्यूज कहाँ हैं? उसमें कराची पे डंपर पे आपकी कोई बात हमें नजर नहीं आई। आपके मुताबिक हमें नए सूबों के लिए बात करने से नहीं गुरेज करना चाहिए, इसको इंडोर्स करना चाहिए। क्या अपने स्टांस पर अभी भी कायम है? पूरा आर्टिकल पढ़ा? पूरा पढ़ा। सर, आप जिस दौर में वजीर थे वो दौर निजामत मुस्तफा कमाल साहब का था। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब को बतौर नाज़िम देख रहे हैं, आप किसको बेहतर मेयर समझते हैं? मुस्तफा कमाल की एडवांटेज क्या थी? प्रेसिडेंट मुशर्रफ एमक्यूएम कोalition पार्टनर है, ये मुर्तज़ा आपके पास आई नहीं है। सर, इस वक्त जो शहर के अंदर मुताबिक मंसूबे तरक्याती हैं, शहर के अलावा भी मुल्क है भाई। शहर से बाहर निकलो यार, बड़ा सोचोगे तो फिर ये काम होंगे ना। क्या फायदा होता है इतनी एजिटेशन करके, इतना क्रिटिसिज्म करके? व्यूअरशिप अच्छी हो जाएगी ना। व्हाट्स द पॉइंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका मेज़बान तलहा अनवर हाजिर खिदमत है। सियासतनामा एक ऐसा दरिया है कि जिसके अंदर रोज़ नए अश्तियाल आते हैं, रोज़ नई मदोजज़र होती है और साथ ही साथ नए मैदान अमल मुनक्किद हुआ करते हैं। इस मैदान अमल का एक खिलाड़ी, बल्कि अगर यूं कहा जाए तो बेजाना अगवा के नहायत ही सीनियर खिलाड़ी आज हमारा मेहमान है। ये शख्स नौजवानी के आलम में एमक्यूएम का रुकन रहा। तकरीबन 28 साल एमक्यूएम का रुकन रहने के बाद पीएसपी ज्वाइन की। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बतौर चीफ मिनिस्टर सिंध के मावन खुसूसी के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं मोहतरम जनाब रज़ा हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम टू पॉडकास्ट। खैरियत से हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। सर, क्या मसरूफियात हैं आजकल? आजकल सियासत है और घरदारी है, घर के काम है, फैमिली देख रहे हैं। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपने दिसंबर 2023 में बाकायदा तौर पे आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात के बाद शमूलियत इख्तियार की। करीबन 2 साल के इस अरसे में आप कराची के लिए क्या कर सके? बेसिकली मेरा भाई कराची के लिए मैंने तो अपनी ज़ाती हैसियत में तो कुछ नहीं करना है, इसलिए कि फ़िलहाल तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। ये काम करना है सूबाई हुकूमत ने और कराची के मेयर मुर्तज़ा ने। मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी काफ़ी ऐसे काम पाइपलाइन में थे जो वो कर रहे थे, और पिछले 2 साल में ट्रांसपोर्ट का शोबा है, मुर्तज़ा वहाब साहब की एफर्ट्स हैं कराची की ब्यूटिफिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में। ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट जो है यहाँ के हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को बेहतर बना रही है। तो ये सही है कि बहुत सारे काम होने के हैं जो नहीं हुए थे, अब हो रहे हैं, तेज़ी के साथ कंप्लीशन हो रही है। और जो इसमें अहम बात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी लीडरशिप है उनका बहुत इंटरेस्ट है। वो अब दिल से चाहते हैं कि कराची की जो नज़रअंदाज हो गया है, यार इसकी महरूमी रह गई है, या जो इसका हक इसको नहीं मिला, बेशक उसमें उनका हिस्सा हो या माजी का हिस्सा हो, ये डिबेट बेकार है। ये सिर्फ एक एकेडमिक डिबेट होती है, इससे फ़ायदा किसी को कुछ नहीं होता। लेकिन एक रियलाइजेशन है और वहाँ में अब नज़र आती है लीडरशिप के अंदर भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी और लोकल गवर्नमेंट में भी। लेट्स होप कि वो मटेरियलाइज होती है और कराची की जो है वो किस्मत बदलती है। रज़ा भाई, जब आपने शमूलियत इख्तियार की तो इस वक्त जरदारी साहब से आपकी मुलाकात हुई और जो अखबारात में हमने प्रेस रिलीज पढ़ी जो कि बिलावल हाउस मीडिया सेल से जारी हुई, उसमें ये कहा गया कि चार्टर ऑफ कराची के तहत कराची के मसाइल पे आसिफ जरदारी साहब और आप दोनों के दरमियान काफ़ी गुफ्तगू हुई, जिसमें शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और दीगर मामलात को बेहतर किया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि 2 साल के करीब अरसा गुजर जाने के बावजूद आपकी तरफ से वो आवाज़ और वो नुमाइंदगी देखने में नहीं आई कि जिसके लिए आप पहले काफ़ी मशहूर हुआ करते थे? नहीं, मैं देखिए तो मैं कराची शहर का मैंडेट नहीं रखता था ना भाई, इसको समझने की ज़रूरत है। कराची शहर का मैंडेट है यहाँ के मुंतखब लोगों के पास। कराची शहर की खिदमत की गारंटी है, जिम्मेदारी है जो मुंतखब वज़रा हैं या मुंतखब मेयर हज़रात हैं या मुख्तलिफ टाउन चेयरमैन हैं, इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी जो है ना वो फैसिलिटेशन की है।
मेरी जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ मेरा रोल बनता है इन एडवाइजरी कैपेसिटी, जो कुछ मैं करता हूँ विदाउट एनी मैंडेट, मुझे शहर ने मैंडेट नहीं दिया है। ये तो मेरी एक अपनी एफर्ट है ना कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी रिसोर्सेज हैं, ये जो मेरा तजुर्बात हैं, वो सिंध गवर्नमेंट को दूँ और सिंध गवर्नमेंट को यूज़ करे, उसको इम्प्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे। लेकिन ये बुनियादी जिम्मेदारी है उन MNAs MPs की जिन्होंने इस बात पे वोट लिया है कि अगर कोई काम नहीं हो रहा तो आप एजिटेशन करें, प्रोटेस्ट करें। फिर ये जिम्मेदारी है उन MNAs MPs की कि जो गवर्नमेंट में नहीं है वो एक कम से कम मीनिंगफुल अपोजिशन करें। फिर जिम्मेदारी है उन लोगों की कि जो गवर्नमेंट में है, पीपल्स पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि उनके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है और सूबाई हुकूमत भी है और मकामी हुकूमत भी है। फिर उनकी जिम्मेदारी है जो टाउन के चेयरमैन बने हैं, जिसमें सारे पीपल्स पार्टी के नहीं हैं, जमात इस्लामी की भी हैं। इनके हमने पता नहीं किस ख्वाब में ज़िंदा रहते हुए बल्दियाती जो है वो इंतखाबात का बॉयकॉट किया, तो वो तो सीन से ही आउट हो गए। लेकिन चले लकीली या फॉर्चुनेटली या किस्मत की किसी छड़ी, कोई जादू की छड़ी के तहत उनके MNAs MPs बन गए। तो उनको ये चाहिए कि जो डिलीवरी कर सकता है वो है प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। उनसे कोई अपनी आप लड़ाई झगड़ा रखें पीपल्स पार्टी से, ज़ाती नौयत का भी रखें, नज़रियाती भी रखें और सियासी भी रखें, लेकिन इंतज़ामी लड़ाई झगड़े की क्या ज़रूरत है? इंतज़ामी तौर पे एक MP MNA का क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपने इलाके की टाउन के साथ एक पार्टनरशिप करे, वहाँ इन्वॉल्व हो, और अगर वो वाकई वहाँ के अवाम के वोटों का उसे मुंतखब नुमाइंदा है तो वो उन वोटों को लेकर उनके पास जाए और अपनी कोई बात बनवाए कि आपको सब करते नज़र आते हैं, नहीं तकरीरें करते नज़र आते हैं आपको असेंबली में। तो तकरीरों से और सिर्फ ज़बानी लफाजी से तो कुछ नहीं। तो बुनियादी जिम्मेदारी इन तीन लोगों की है। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो अपनी ज़ाती हैसियत में तजर्बा जो मेरा है पार्टी का है या कराची का है या मेरी खिदमात हैं इस शहर में, मैं तो वो लेके पीपल्स पार्टी के पास एक एडवाइजरी कैपेसिटी में, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्या आप नहीं समझते कि वो रज़ा हारून जो कि अपनी साबका जमात में एक बहुत वोकल आवाज़ हुआ करता था, चाहे मीडिया के नुमाइंदगान से ताल्लुकात हों, चाहे सिंध असेंबली से वॉकओवर हो, चाहे किसी भी लसानी मसले पे एहतजाज का मामला हो, वो रज़ा हारून आज पीपल्स पार्टी में बतौर मावन ख़ुसूसी उस तरह फ़ाल नहीं है, उस तरह वोकल नहीं है। क्या आपकी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं किया जाता या आपको बज़ाते खुद साइडलाइन रखा गया? नहीं, मेरे साइडलाइन रह गया, मैं तो इस वक्त यहाँ परमानेंटली अभी शिफ्ट नहीं हुआ। नंबर एक, मेरी तो अभी रेजिडेंस नहीं है शहर के अंदर। लेकिन जहाँ तक देखे ना, वो जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, जिस जमात की आप बात कर रहे हैं, वो तो जमात अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो 2016 में अपने तबई और सियासी जब उन्होंने अपने लीडर को, अपने बानी को पार्टी से अलग किया, तो मेरे हिसाब से वो उस पार्टी की 2016 मुझे भी याद नहीं है क्या कौन सी तारीख थी, 22 अगस्त। तो 22 अगस्त को तो उस पार्टी ने बुनियादी तौर पर वो काम किया कि उन्होंने तबई और सियासी कबर खोद के उसमें खुद लेट गए थे। तो दैट पार्टी इज फिनिश्ड, दैट पार्टी इज फिनिश्ड, गॉन। ये तो एक नई पार्टी है, इसका नाम भी नया है। तो ये वो सारा का सारा आप देखेंगे कि उस 22 अगस्त के बाद वो जो शोर शराबा, वो जो दबदबा था, वो बेसिकली मेरा नहीं था, वो फारूक सत्तार का नहीं था, वो मुस्तफ़ा कमाल का नहीं था, वो खालिद मकबूल का नहीं था, वो अवाम की उस सपोर्ट का था, उस ताकत का था जो उस पार्टी के पीछे खड़ी थी। जब हमें पता था कि ये अवाम की ताकत हमारे पीछे खड़ी है तो हमारी एक आवाज़ थी ना। यानी कि आप ये बात मानते हैं कि जिस पार्टी में इस वक्त आप शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, उसके पीछे अवामी हिमायत नहीं है? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। तो फिर उस अवाम का उस उसको पार्टी का शोर एहतजाज क्यों नजर नहीं आता? मेरे अवामी नुमाइंदगी क्यों नजर नहीं आती सड़कों पे, जैसे आपकी साबका जमात में थी? तब वो बकौल आपके। तब वो अपोजिशन में नहीं है, ये एहतजाज अपोजिशन करती है, गवर्नमेंट तो नहीं एहतजाज करती है ना। जो गवर्नमेंट प्रोविंस में है, जो गवर्नमेंट वो अपने खिलाफ एहतजाज शुरू कर देगी, नहीं होता है इससे। सिंध में तो एहतजाज पीपल्स पार्टी करती है, अजीब सी लगेगी ना यार, जैसे पंजाब में मुस्लिम लीग एहतजाज करना शुरू कर दे, दैट्स रॉन्ग। लेकिन अगर आप देखें विभाग में एहतजाज करती है पीपल्स पार्टी में, वहाँ बाकायदा गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं। तो एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, अपनी बात मनवाना, एजिटेशन करना, एजिटेशन नॉट वायलेंस, एजिटेशन मीनिंगफुल डायलॉग, आप प्रोटेस्ट करें, आप स्ट्राइक भी अलाउड है, स्ट्राइक पीसफुल स्ट्राइक है वो भी करें, लेकिन चूंकि ये काम अपोजिशन का होता है। अब कराची में जो बड़ी अपोजिशन जमाते हैं, अगर आप जेन्युइनली अगर आप देखें, अगर आप इलेक्शन 2024 के रिजल्ट को एक तरफ रख दें, तो इतनी समझ तो आपको भी होगी ना, अगर इस शहर से ज़ाहिर है माशाल्लाह स्टडी करते हो, तो 3 जमातें हैं जो अब इस शहर के अंदर किसी ना किसी लेवल की परसेंटेज की तनासब के हिसाब से नुमाइंदगी करती हैं।
एक एमकेएम के पास थोड़ी बहुत है, जैसी भी है, जो भी है, जमात इस्लामी है और पीटीआई है। चौथी जमात यहाँ पे पीपल्स पार्टी हमेशा इस तरह रही है कि इसकी पहले अपनी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी रही थी, अब वो बढ़ गई हैं चूंकि इलेक्शन में बाकी दीगर जमातों के वोट बैंक कम हुए। तो ये 3-4 जमातों के अंदर अब ये शहर जो है वो उसका मैंडेट, उसकी नुमाइंदगी, उसकी रिप्रेजेंटेशन और वही चीज़ लोकल गवर्नमेंट में आपको ट्रांसलेट होती नजर आ रही है। तो ये अभी शहर की जो अपोजिशन है ना, पीपल्स पार्टी ने नहीं करनी। जिन 3 जमातों का मैंने जिक्र किया आपसे, वो है पीटीआई, एमकेएम और जमात इस्लामी। क्या आपको ये 3 जमातें कभी कराची के नाम पे एक जगह बैठ के बात करती नजर आती हैं? नजर आती हैं? क्यों नहीं करती? जब कराची में मेरे जैसा आदमी ये देखेगा कि यार जो अपोजिशन है डिवाइडेड है और किसी को आवाज ही नहीं है, तो मैं अगर गवर्नमेंट में हूं तो मेरे लिए तो अच्छा है कि भाई डिवाइड है, मैं रूल कर रहा हूँ, वो डिवाइड एंड रूल के कॉन्सेप्ट के तहत। तो इनको अपने कारकर्दगी बेहतर बनानी है अपोजिशन को, और क्रिटिसाइज करना चाहिए हमेशा गवर्नमेंट को। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को, और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उस क्रिटिसिज्म को सुने, देखे। और फिर जो चार्टर ऑफ कराची का फॉर्मूला था वो बेसिकली क्या था, जो मैंने जरदारी साहब को दिया, मैंने कहा कि देखें कराची की एक यूनिक हैसियत है पॉलिटिकल की, और उनको बैठ और काइंडली वो ज़्यादा बहुत बड़े सियासतदान हैं, हमसे तो बहुत बड़े लीडर हैं वो, उन्होंने मुझे 1.5-2 घंटा दिया था। उनसे भी बड़े लीडर? तो 1.5-2 घंटे नहीं यार, कि अपनी अपनी हैसियत होती है, मुकाबला नहीं करना चाहिए, बड़े लीडर कहने चाहिए उसे। तो वो जब मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा कराची की हैसियत ऐसी है कि कराची में किसी एक पार्टी के पास नुमाइंदगी नहीं है। तो चार्टर ऑफ कराची बेसिकली वाज टू क्रिएट पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऑफ कराची, और ये सब एक जगह बैठे हैं। आप एमकेएम को भी नुमाइंदगी दें, ठीक है इलेक्शन नहीं लड़ा उन्होंने बल्दिया थी, लेकिन आप उनको बिठाएं अपने साथ। मुस्तफा कमाल हैं, अच्छे आदमी, अच्छे मेयर रहे, बिठाएं। फारूक सत्तार मेयर रहे, बिठाएं। जमात इस्लामी में नेमतुल्लाह साहब का दौर अच्छा था, हाफिज नईम अच्छे आदमी, उनको बिठाएं। इसी तरह पीटीआई में देखें कौन अच्छा आदमी है, कौन लीडर है इस वक्त, उसको बिठाएं। उन सबको बिठा के मुर्जा साहब के साथ बैठें और वो बोलें यार चलो यार इख्तलाफात अपनी जगह, हम सब मिलकर इस शहर को लेके चलते हैं। तो ये चार्टर कराची की बुनियादी थीम ये थी। रज़ा भाई, आप सोशल मीडिया पे बड़ा फाल रहते हैं। अक्सर एक्स जो कि साबका ट्विटर है, उस पे अपनी राय का, अपने ख़यालात का इज़हार करते रहते हैं। 2020 में आपने एक साइकिल वाले को क्लिफ्टन की सड़क पे चालान ₹500 का रिसीव किया तो आपने एहतजाज किया। आपने उसमें टैग किया मेयर कराची को, आपने उसमें टैग किया वज़ीर आला सिंध को, वज़ीर बल्दियात को। इस तरह का एहतजाज अब जबकि आईजी साहब कहते हैं कि हम चालान बढ़ा के 5,000 से 25,000 करेंगे और इसको मज़ीद ज़्यादा सख्त बनाएँगे, आपकी तरफ से देखने में नहीं आ रहा। क्या आपका मावन ख़ुसूसी का ओहदा आपके लब सी चुका है या आप ट्वीट करना ही भूल चुके हैं हक और सच के लिए? नहीं, आप मेरे ख्याल में देखें ना, थोड़ा सा इसको इसको सियासी और इंतजामी तौर पे समझने की कोशिश करें। वो 2020 जो है, मैं ना उस वक्त एमके में हूँ ना पीएसपी में हूँ। मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, एक कमेंटेटर हूँ, एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रखने वाला वर्कर हूँ। वो मैं ट्वीट कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ एज अ पॉलिटिकल वर्कर। अब एक सिंध गवर्नमेंट का मामला खुसूसी अगर कोई बात ऐसी देखेगा तो वो मैसेज करेगा आईजी को। क्या आपने कुछ कम वो काम किया? मैसेज करेगा नहीं, वो मैं जो करता हूँ वो मैं करता हूँ, मैं हर चीज़ पे करता हूँ। अब मेरे पास जिम्मेदारी है तो मैं अब उसका शोर नहीं मचाऊंगा बाहर। अच्छा लगेगा कि मैं बोलूँ कि ये पॉडकास्ट हो रही है और आप यहाँ बैठ के शोर मचाना शुरू कर दें यार फला चीज़ नहीं, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी नहीं कि टेबल होती, माइक होता। ये मेरी अब जिम्मेदारी में शामिल है। तो अब इसके लिए मैं जाके अवाम में शोर करूँ तो लोग बोलेंगे तो फिर आप तो मामले खसूसी हैं यार, अब हमें क्यों बता रहे हैं, भाई जी साहब को बताएं। तो अब मैं ये काम करता हूँ, कहीं कचरा पड़ा है मैं उसे ला के ये टाउन नाजिम को मैसेज करता हूँ, यार यहाँ कचरा पड़ा है इसको देख लें। अब ये मेरा काम है। अब मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपनी हुकूमत की अगर कोई मुझे खामी नज़र आती है, कोई बुराई नज़र आती है तो मैं उसकी तशहीर करूँ। अब मेरा काम ये है कि मुझे कोई ख़राबी, कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसको दुरुस्त होना है तो मैं उस मुताल्लिका महकमे को रुजू करता हूँ बहैसियत मवाने ख़ुसूसी। तो रूल्स का फ़र्क आ गया ना। डू यू थिंक कि वो रज़ा हारून जो कि अपने साबका मरकज़ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिसीव करता था, बड़े-बड़े डिग्निटीज़ को अपने साबका कायद के बिहाफ़ पे डील करता था, उसका लेवल इतना डाउन कर दिया गया कि वो इन छोटे-छोटे पेटी इश्यूज़ पे जो कि कौंसलर के डोमेन में आते हैं, आज बात करे। डोंट यू थिंक कि आपकी नहीं सलाहियत इससे कहीं ज़्यादा है? नहीं तो आपके अंदर पोटेंशियल उससे कहीं ज़्यादा है? नहीं तो देन यू डोंट फॉलो मी एन एक्स। ये तो आपने खुद एक मिसाल दी थी, उसके जवाब में मैंने बात की थी। देन यू डोंट फॉलो मी एन एक्स।
आप मेरे एक्स अगर आप फॉलो करें तो मैं तो नेशनल इश्यूज, फॉरेन अफेयर के इश्यूज में तो बेसिकली उस पर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन मैं इन इश्यूज को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता जो मेरे शहर में हो। कराची के इश्यूज कहाँ हैं? उसमें कराची पे डंपर पे आपकी कोई बात हमें नजर नहीं आई। उसमें कराची पे जो अमवात हुई गर्मी से, लोड शेडिंग से, उस पे आपका कोई साफ नजर नहीं आया। आप दो चीजें जो है ना अभी तक कंफ्यूज करके चल रहे हो। मेरा काम अब डंपर के ऊपर या कराची के इश्यूज के ऊपर एजिटेशन करना नहीं रह गया, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार हूँ गवर्नमेंट का। मेरा काम है गवर्नमेंट को एडवाइस करना। आपका ख्याल होगा कि जब डंपर का इशू होगा तो मैंने वज़ीर आला से बात नहीं की होगी, ये तो आपकी सोच है ना, ये तो आपकी अजम्पशन है, ये आपको फैक्ट नहीं पता इसका। आपका ख्याल है कि कराची में अस्पताल में कोई डेथ हो गई है, कोई इंसानिया हो गया है, तो मैंने मुतल्लिका महकमा सेहत में बात नहीं की होगी, ये तो अजम्पशन हो गई। लेकिन बहसियत मामले खुसूसी, मैं रिपीट फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन कर रहा हूँ, मेरा काम ये नहीं है कि मैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ जाकर। मेरा काम है उस मुताबिक, मैं चूंकि मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है तो मैं उसकी साइन पोस्टिंग करूँ। यार ये मसला है, डंपर का मसला हुआ, शर्जील मेमन साहब से, सैयद गनी साहब से, मुराद अली साहब से तफसीलन गुफ्तगू हुई। ये भी कहा गया कि सवाल करना है जो मेरी तजावीज़ थी उनको मैंने दे दी। मैं उनसे मुतालबे नहीं करूँगा, वो मेरी पार्टी की गवर्नमेंट के लोग हैं, मैं उनको मशवरे दूंगा। थोड़ा सा रोल के डिफरेंस को समझें। इसी तरीके से जब मैं अभी स्वात पे बात कर रहा हूँ, दरिया स्वात पे, तो मैं खुल के कह रहा हूँ सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है। क्योंकि वो आपकी हुकूमत और आप हुकूमत नहीं है ना मेरी, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ ना वहाँ का। अगर मैं वहाँ का जिम्मेदार होता और अल्लाह माफ़ करे सानिया हो गया होता, तो मैं अपने वज़ीर आला के दफ्तर चला जाता ना कि यार ये चलेगा नहीं, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर दिस। लेकिन मैं उस पर उनके दफ्तर जाके उनसे पर्सनली बात करता। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल। अभी देखें, अगर आप, मैंने कहा ना इस पर अगर आप मुझे फॉलो करते हो, तो जब पाकिस्तान भारत जंग हो रही हो, ईरान इसराइल का मामला हो रहा हो, मरकज़ में कोई इशू हो रहा हो, पार्लियामेंट में कोई आइन साजी हो रही हो, 26 यानी, तो मैं तो उन टॉपिक्स पे गुफ्तगू करता हूँ। अगर आप मेरे प्रोग्राम्स फॉलो करते हो, ये तो कराची टॉपिक तो मैंने बात करना छोड़ दिए, इसलिए कि अब ये मेरा डोमेन नहीं है। आपको कराची में शिकायत है, मैं सबसे कहता हूँ शिकायत है, मसले हैं, यू मस्ट कॉन्टैक्ट मुर्सा वहाब, यू मस्ट कॉन्टैक्ट डिप्टी मेयर। गलियों से कचरा नहीं उठ रहा, पकड़ो जाके टाउन चेयरमैन को, किसी पार्टी का भी हो। मेरा डोमेन नहीं है। मेरा डोमेन ये कि कोई काम करवाना है, शिकायत हो रही है, मुझे पता है, मैं मुतल्लिका दफ्तर पहुँचाऊँ। तो ये लीडरशिप का, ये रोल का फ़र्क आ जाता है। तो यार ये समझे आप मेरी बात को, तो ये थोड़ा सा ये इस तरह से आपको लगता होगा ये डिफरेंस है। रज़ा भाई, आपने अपनी एक पिछली इंटरव्यू जो कि अभी गुज़िश्ता 4-5 महीने कबल हुआ, आपने कहा कि कराची वाले सरकारी नौकरी का ख़्याल दिल से निकाल दें। नहीं, लोगों को अपने ये जुमला ही नहीं है। लोगों को अपने इंडिविजुअल्स करने चाहिए, लोगों को अपने छोटे-छोटे पॉकेट्स में कारोबार करने चाहिए। और आप जब ये सरकारी नौकरी का ख़्याल दिल से निकालने की ये बात जुमला ही नहीं है ना। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये कराची के उस नौजवान के साथ ज़्यादती है, जो कि मेरिट पे पढ़ के, नंबर हासिल करके नौकरी के लिए जब बाहर निकलता है तो आपकी बात सुन के उसका हौसला पस्त हो जाता है? ठीक है, ये जुमला दिखा दो कहीं के दिल से ख्याल निकाल दें। उसका मफ़हूम दरअसल नहीं देखिए, ये आपसे बात ही यूँ नहीं देखिए, ये गहराई में की कि वो सुनने वाले सहाफ़त और मीडिया जो है ना बेटा, गलत, तुम लोग भी, अल्लाह ताला तरक्की देगा, इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे। लेकिन दिस इज़ नॉट गुड सहाफ़त। व्हेन यू आर कोटिंग समवन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू मस्ट एग्ज़ैक्टली मेक द कोट। यू डोंट, आप अपने अल्फाज नहीं डालेंगे उसके अंदर, मेरा ख्याल में ये था, नहीं, ये नहीं चलता। आई हैव सेड समथिंग, ओन करता हूँ उसको, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा दिल से निकाल दे। ये जुमला दिखाने आप मेरा, मेरी आर्ग्यूमेंट क्या थी, मैं आपके सामने भी रख देता हूँ। पूरा देखो ना, तहकीक, तजस्सुस आपको हकायक तक पहुंचाता है, सच तक पहुंचे, सही बात है। आप वो पॉडकास्ट पूरी देखे, उसका शॉर्ट क्लिप और किसी ने बना के लगा दी, उसने वो हेडिंग लगा दी, वो मैंने कहा नहीं है। आप वो देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, वीडियो के क्लिप्स देख रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। अब हुआ क्या था, मैंने उनको एक मिसाल दी और मैं आपको देता हूँ। मैंने बोला भाई देखें, सिंध गवर्नमेंट की टोटल सब नौकरियां मिला के बनती हैं 6 लाख, मतलब 6 लाख लोगों को सिंध गवर्नमेंट मुलाजमत दे सकती है, ये उनकी एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ है। कराची के बाद ये 3 करोड़, 29 लाख घर हैं यहाँ पे। आपको पता है कितने घर है कराची में? 29 लाख घराने, 3 करोड़ आबादी है। अगर पूरी 6 की 6 लाख नौकरियां तमाम बाकी लोगों को निकाल दिया जाए और सब कराची वालों को दे दी जाए, तो कराची का यूथ है, पूरे मुल्क का यूथ है 64%। 64% का मतलब है कि 3 करोड़ का 64% कितना बना?
64% 3 करोड़ का कितना होना? 1.5 करोड़ से ऊपर होगा ना? यही चलो हम कहते हैं 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ लड़का वो है जो 30 ईयर्स से अंदर है, 30 साल, 18 से 30 साल के दरमियान है, एडल्ट है, नौकरी की तलाश में। 1.5 करोड़ लड़का तो सिर्फ कराची का है जो नौकरी के काबिल है, और टोटल सिंध गवर्नमेंट की नौकरियां हैं 6 लाख। अगर 6 लाख की 6 लाख आप कराची के लड़के को दे दी मान लिया, तब भी 1 करोड़ 49 लाख को हम नौकरी नहीं दे सकते। अच्छा, 6 लाख नौकरियों में, ये मेरा पूरे जुमले हैं, चैलेंज जाके देख ले फैसल के शो में, उन 6 लाख नौकरियों में माली भी है, नायब कासिद भी है, ड्राइवर भी है, यूडीसी भी है, एलडीसी भी है। वो बनना है आपको? उसकी ख्वाहिश लेकर के पढ़े, ग्रेजुएशन किए, मास्टर्स किए, मुबारक हो भाई, बनो जाके। मेरा कहना ये था कि बेटा हर हाल में सियासी जमात जो आपको, अभी मेरे जुमले उसमें, जो सियासी जमात आपको बेवकूफ़ बनाती है नौकरियों के मामले पे, और सिर्फ नौकरियां बोल बोल के आपसे वोट लेती है, तो वो आपको ये नहीं बताती कि वो 1.5 करोड़ बच्चों में सिर्फ 6 लाख को नौकरियां दे सकती है, वो भी उस सूरत में जब आप सबको निकाल दें। एवरी ईयर 30 से 40 हज़ार लोगों को नौकरी मिलती है सरकारी। कराची का बच्चा कितना होता है उसको? सर उसको छोड़ देना, ये तो 30 से 40 हज़ार लोगों को नौकरी मिलती है। अभी हम एक आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करें जिसके लिए आपका मिसकंसेप्शन था, अभी हम कराची को डिस्कस करते हैं। तो वो उस 30-40 हज़ार बच्चे को तो आप कह रहे हैं एडजस्ट कर लो सारा का सारा, लेकिन आपकी किसी सियासी जमात के पास ये प्लान नहीं है कि उन 1.5 करोड़ बच्चों का क्या होगा। तो व्हाट आई सेड इन दैट प्रोग्राम एग्जैक्टली वाज दिस कि भाई उन 1.5 करोड़ बच्चों का भी सोचो, सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे लठ लेके मत पड़ जाया करो। उन 1.5 करोड़ बच्चों को बोलो कोई कारोबार करे, कोई ट्रेड करे, कोई 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 स्टार्टअप करें, कोई बिजनेस शुरू करें, कोई और नौकरी करें, देखें क्या हो सकता है। उनके लिए भी तो कोई प्लान बनाओ यार। अगर आप उनके लिए प्लान बनाओगे तो मेरे ख्याल में एक बड़े सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आप एड्रेस कर रहे होगे, तो आपकी पॉलिटिक्स में ये क्यों नहीं? यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि कराची के नौजवान सरकारी नौकरी के बजाय प्राइवेट सेटअप्स पे नहीं तो करते रहो यार। मैं कराची के नौजवान से मुखातिब ही नहीं था उस वक्त, मैं उस सियासी जमात से मुखातिब था, तो ये कहते थे, मैंने कहा भाई ठीक है, लेकिन आप जब आप ये बात करते हैं तो आप कराची के नौजवानों को अफीम की गोली दे रहे हैं, नशे पे लगा रहे हैं सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी उन सबको मिल ही नहीं सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। फॉरगेट अबाउट आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन, कराची एफिलिएशन, फॉरगेट अबाउट योर एथनिक एफिलिएशन। थोड़ी देर के लिए नंबर्स पे आ जाओ ना। तो 1.5 करोड़ बच्चे के लिए आपके पास प्रोग्राम किया है तरह साहब, एसएमकेएम, एस पीपल्स पार्टी, एसपीटीआई जमात, उनके लिए प्रोग्राम किया है। तो जमात इस्लामी की तो मैं देखता हूँ कि वो आईटी के कोर्स करा रही है, तो आपका ख्याल है वो आईटी कोर्स करा रही है सरकारी नौकरियों के लिए? गवर्नर साहब अपने, मैंने देखा वो भी अच्छी एफर्ट करते हैं, वो कोर्सेज करा रहे हैं, तो आपका ख्याल है वो कोर्सेज करा रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए? ये एक अच्छी एफर्ट है। तो उस जुमले का लॉजिक और मफहूम ये है, और उसमें कहीं मैंने नहीं कहा कि दिल से ख्याल निकाल दे। मैंने कहा छोड़ो यार, हर वक्त सरकारी नौकरी के पीछे मत भागा करो, नहीं मिलेगी सबको। राइट सर। दैट वाज द पॉइंट। सर आपने बात की डॉक्यूमेंटेशन की, यानी कि जो बात लिखत में हो या जिसका रिकॉर्ड मौजूद हो। सर आप ही की बात पे आगे बढ़ते हुए आपके एक आर्टिकल का जिक्र करना चाहूँगा जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा है। इसमें आपने कहा कि वी मस्ट नॉट शाई अवे फ्रॉम एक्नॉलेजिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। आप यानी कि इस आर्टिकल में अपने हाथ से लिख रहे हैं जो कि अखबार में एक मोतबर जरीदे में पब्लिश हुआ है कि आपके मुताबिक हमें नए सूबों के लिए बात करने से नहीं गुरेज करना चाहिए, इसको इंडोर्स करना चाहिए। क्या अपने इस स्टांस पर अभी भी कायम है? पूरा आर्टिकल पढ़ा है? पूरा पढ़ा? नहीं। जी हाँ। आखिर में क्या कहा? आपने आखिर में लोकल बॉडीज पे बात की है। नहीं, मुगल बॉडी से पहले मैंने क्या कहा कि ये चीज़ कभी हो नहीं सकती। उसका बेहतर है ये कि बजाय मैं अपना आर्टिकल अपने हाथ से लिखता हूँ मेरे भाई, मुझे कोई लिख के नहीं देता। मेरे आर्टिकल जो है ना, वो अगर आप मुझे कोट करेंगे, आई टेक यू टू द लास्ट सेंटेंस। दिस वाज द स्टार्ट कोटिंग दिस इज द गिलानी, और ये बात हो रही थी उस वक्त साउथ पंजाब प्रोविंस की। उस पर मैंने ये आर्टिकल लिखा था कि भाई आप तो सब कुछ कर सकते हैं, इससे बात होनी चाहिए, बनना चाहिए, जहाँ जहाँ मुल्क को जरूरत है बनना चाहिए। लेकिन ये वो उस आर्टिकल में फिर एक और चीज़ है कि ये इतना मुश्किल काम है सूबे बनाना, कि जो आर्टिकल गालिबन 234 है, क्या मेरे सही याद नहीं, 234 है, उसकी इतनी सख्त शराइत है कि तकरीबन नामुमकिन है कि नए सूबे बन सकें। 39 कोई मैंने आर्टिकल कोट किया उसमें कि वो इतना सख्त है शराइत, इसी आर्टिकल में है ना, कि वो इतने सख्त शराइत है कि नए सूबे बनना तकरीबन नामुमकिन नहीं है। वही स्लोगन रिंग है लोगों को खुश करने के लिए।
लिहाजा जो चीज़ आइन में मौजूद है आर्टिकल 140A, उस पे काम करके स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट हो। अगर स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट होगी तो लोगों को नए सूबों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट इज़ द मेन थीम ऑफ माय होल आर्टिकल। अपने इसी मजमून में आप कहते हैं कि कराची's रियल पॉपुलेशन इज अंडर काउंटेड, यानी कि कराची की जो असल आबादी है वो सेंसस में सही नहीं गिनी गई। कहते हैं और आपके मुताबिक इसी मजमून में आप फरमाते हैं कि कराची के लोगों में एक बेचैनी बदली है ताकि वो अर्बन शहरी इलाकों की नुमाइंदगी मुनासिब तौर पे ना कर सके। हाँ। क्या ये राय भी रखते हैं आप? सबको मैं क्या रखता है हकीकत है। यानी कि अभी भी ज्यादती हो रही है हाँ, संबंध कराची के हलकों में, कराची की शहरी आबादी को सूबाई असेंबली की नुमाइंदगी नहीं दी जा रही। कराची की आबादी कम छूकी जाती है ना, सब मानते हैं ना। और उससे रिलेटेड सारे देखिए, सेंसस का मतलब होता है, हमने इस पे ही मेरा एक आर्टिकल है, सेंसस पे आर्टिकल पढ़िएगा मेरा, कि मैंने सेंसस पे लिखा था। उसमें मेरा ये आर्टिकल कहना था कि सेंसस को जो आप भी बात कर रहे हैं ना, और ये बड़ा मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने आर्टिकल में लिखा था कि सेंसस को बदकिस्मती से लोग हमारे इंतखाबात से रिलेट करके देखते हैं। हमारे लिए सेंसस बस ये है कि जी सूबाई असेंबली की सीटें कितनी होंगी, कौमी की सीट नहीं। सेंसस का ये मकसद तो नहीं होता। सेंसस का बुनियादी मकसद ये होता है, जो दुनिया भर का मुसल्लम असूल है, कि आबादी की हेड काउंट हो। दो काम होते हैं, एक होम काउंट होती है, घरों की काउंट होती है, एक हेड काउंट होती है। और दोनों का काउंट करने का मतलब ये होता है कि जो हमारी मुल्क की रिसोर्सेज हैं उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एज पर पॉपुलेशन। तो जब एक जगह की पॉपुलेशन आप कम काउंट करेंगे, दूसरी जगह की आप ज़्यादा करेंगे, तो आप यहाँ का फंड उठा के वहाँ लगा रहे होंगे। इसी तरीके से जब आप पॉपुलेशन कम काउंट करेंगे तो आपको पॉपुलेशन के हिसाब से आपकी बड़ी प्लानिंग हो रही होती है मुल्क की, जी यहाँ इतनी पॉपुलेशन बढ़ी तो एक स्कूल और चाहिए होगा। सेंसस का डेटा चाहिए ना उसके लिए, एक स्कूल और चाहिए होगा। इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना पानी और चाहिए होगा। इतनी पॉपुलेशन बन रही है, एक हमें हाउस सोसाइटी और बनानी पड़ेगी, घर बनाने पड़ेंगे। इस जगह पे क्रिश्चियंस रहते हैं पॉपुलेशन में, ये सेंसस में तो यहाँ मस्जिद नहीं है, चर्च बनाना है। इस जगह पे हिंदू रहते हैं, यहाँ हमने मंदिर बनाना है। यू सी, सेंसस हैज गॉट अ वेरी बिगर पिक्चर। तो जब मैंने अपना वो आर्टिकल लगा था, मैंने कहा बदकिस्मती हमारी के सेंसस का फिगर लेके सबका इंटरेस्ट ये है कि जी हमारी सीटें कितनी होंगी। राइट सर। आज भी वज़ीर आला सिंध खड़े होकर के ये बात खुद कहता है कि कराची की आबादी अंडर काउंट हुई है। एमकेएम भी कहती है, जमात इस्लामी भी कहती है। तो काउंट करता कौन है? ये पार्टियां तो नहीं करती हैं, पार्टियां करती हैं। शशि जमात तो नहीं कर रही होती ना। तो जो कर रहा है उससे शिकायत करो, हम तो कर रहे हैं, हम तो खुल के आर्टिकल लिखते हैं, बयान देते हैं, बात करते हैं। बेहतरीन सर। मोहतरम जनाब, रज़ा हारून साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला मजीद दिलचस्प होगा मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रज़ा भाई, इस वक्त जो शहर का हाल आप देखते हैं, अंडर पासेस खुसे मुख्तलिफ जगह पे खुदे पड़े हैं और टूटे फूटी सड़कें हैं। हालिया जो बारिश हुई उसके बाद फिर से वही हाल है, बल्कि और दुगर्ग हो चुका है। क्या आप नहीं समझते कि वो टाइम जब शहर में बुरी मन लाशें मिलती थीं, हड़तालें हुआ करती थीं और लोग डरे समय होते थे, लेकिन म्यूनसिपलिटी का निज़ाम कुछ कदरे बेहतर हुआ करता था। इस वक्त अमन बज़ाहिर है, लेकिन शहर का हाल एक खंडर के सिवा कुछ नहीं है। कुछ राय का इज़हार फरमाएं। ठीक है, ऐसा नहीं था, कुछ ज़माने में बारिश का पानी नहीं खड़ा होता था और निकासी आपका बहुत अच्छा निज़ाम था। आपको याद होगा कि मेरे ख्याल में गालिबन 2009 या 2010 में बहुत ख़तरनाक बारिशें हुई और इतनी ख़तरनाक हुई नहीं कि पूरा शहर ही तकरीबन डूब गया था और हल उस वक्त भी हमारे पास कोई नहीं था। तो मुस्तकिल बुनियादों पे कराची का हल जो है वो शायद अब तक हुआ नहीं है। और कराची, मैंने कहा ना, महरूम शहर रहा है और इसकी बुनियादी वजूहत बहुत ज़्यादा हैं। एक वो दौर यकीनन एक गोल्डन पीरियड है जब मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे और उन्होंने नीचे एक सिस्टम ऐसा बनाया था लोकल गवर्नमेंट का कि मरकज़ से पैसे बराह रास्त लोकल गवर्नमेंट में आएगा। वो CBDK का सिस्टम जो बनाया था, बल्दियाती हुकूमतों को मिल जाया करते थे, सूबों को बाईपास कर दिया था उन्होंने। पैसे वहाँ से सीधा बल्दियाती गवर्नमेंट्स को आते थे और वो यूसी तक डायरेक्ट जाते थे। तो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी फंडिंग के अंदर किसी और की, इसलिए प्रोजेक्ट्स वगैरह जल्दी डिलीवर होते थे। तो ज़रूरत इस बात की है कि नंबर एक तो कराची को, चूँकि एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसको रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फिर एक और जो है वो बड़ी एम्पावर्ड किसी भी लोकल गवर्नमेंट चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम जो कराची का, जो कोई नहीं समझता,
वो अक्सर लोग बोलते हैं लेकिन वो उस पर ध्यान कोई नहीं देता कि कराची की जो रकबा है इसका ऑलमोस्ट 67% जो है वो केएमसी के पास है ही नहीं। उसकी ज्यूरिसडिक्शन केएमसी नहीं है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट हो गया, मरीर कैंटोनमेंट हो गया, मनोड़ा का हो गया, ये फैसल कैंट हो गया, ये मेरे ख्याल में 6 7 8 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं जो कि देखते हैं। फिर कुछ ज़मीनें सिविल एविएशन के पास है, कुछ ज़मीनें सिंध कच्ची आबादी के पास है, कुछ स्टील मिल के पास है, कुछ जो है कराची पोर्ट ट्रस्ट देखता है। ये म्यूनसिपल फंक्शनैलिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि उसकी वहाँ पे सड़कें बनना, सफाई करना, सुथराई करना, पानी देखना, ये उनका काम है। तो ये जो एक आपने बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू आप काम करा रहे हैं, ये किसी मेट्रोपॉलिटन बड़े शहर में ऐसा होता नहीं। तो अस खुद आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रखा है कि ये केओटिक है। तो एक ज़माने में पटिशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं ख्याल में मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में गई हुई थी, तो वो थी किसी और मसले पे, लेकिन वहाँ चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब। तो किसी एक हेयरिंग में जिक्र हो गया, तो उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था कि भाई इस सिटी को जो है ना यूनिटी ऑफ कमांड की ज़रूरत है, और अगर ये सब इदारे केएमसी के अंडर सीडीजी के अंदर नहीं भी आ सकते तो कम से कम ये कैसा कोई बोर्ड बन जाए जिसको गवर्नर चेयर कर ले या लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर चेयर कर ले, जिसमें तमाम लोग बैठे, ताकि सिटी के जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो तो ये 15-16 एजेंसियां अलग अलग ना काम कर रही हूँ, एक होकर काम कर रही हूँ। तो इस सिटी के मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं। यहाँ पे अगर आपने सिंसेरिटी से काम करना है ना, और ये वन ऑफ द पॉइंट इन द चार्टर ऑफ कराची, इट्स अ बिग प्रेजेंटेशन। मैंने तो आपको एक जुमले में बता दिया, उसमें ये वन ऑफ द पॉइंट्स है जरदारी साहब से, जो मैंने कहा कि जरदारी साहब ये शहर किसी कोई एक सियासी जमात बना नहीं सकती, इसलिए कि सियासी जमातों के पास ये पूरा शहर है नहीं। 33% की जुरिसडिक्शन है आपकी, फिर केडीए का अपना मामला है, यू अंडरस्टैंड। तो आपको अगर आप शहर को स्टडी करेंगे तो आप बोलेंगे यार ये तो जानबूझ के शहर के साथ किसी ने ऐसी कोशिश कर दी, ऐसी साजिश मार दी है, ये साला तरक्की नहीं कर सकेगा। तो बुनियादी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप एक एम्पावर्ड, सबसे पहले एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेकर आएँ, उसको आप आइनी तहफ़्फ़ुज़ दें, उसके मेयर को बेशक मुर्तज़ा वहाब हो, हाफिज़ नईम हो, मुस्तफ़ा कमाल हो, तला हो, कोई भी हो, जो भी मेयर हो उसके पास अभी मेयर के पास क्या इख्तियार है? सिर्फ उसके पास शहर की बड़ी सड़कें, प्रोजेक्ट्स हैं, वो गलियों में नहीं जा सकता। गलियाँ टाउन्स के पास हैं, गलियाँ यूसी के पास हैं। अब मेरी गली में अगर कचरा पड़ा हुआ है तो मैं ठक करके मेयर को बुला कह रहा हूँ, लेकिन वो दुनिया, तो ये जो इख्तियारात की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है ना, बड़ी गुडमुड है। सिमिलरली अभी एक यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लग गई, कुछ अर्से पहले की बात है ना, वो शुरू हो गया उसमें जी फायर ब्रिगेड देर से पहुंची और मेयर कहाँ था और फला काम था, वो कैंटोनमेंट का एरिया, फैसल कैंट का एरिया, लेकिन लोग जाहिर है नुमाइंदा नजर आता है, मेयर नजर आता है, तो वो किसी का भी हो, वो हाफिज नईम हो, वो नेमतुल्ला साहब हो, मुस्तफा कमाल साहब हो, मुर्तज़ा वहाब हो, वसीम अख्तर हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, डिफेंस में गलियों में पानी भर गया, वो डिफेंस इज नॉट केएमसी ज्यूरिसडिक्शन। सो ये मल्टीपल इश्यूज है सिटी के, ये कोई एक सिटिंग में किसी ऐसे में कुछ एक जुमले में पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो आप मेक कर लें बैठ के, भी सब जिम्मेदारी आप डाल दें किसी के खाते में, वो ठीक है, इट्स नाइदर हियर नॉर ऐसे मसले नहीं है। मतलब भाई आपने जिस दौर में बतौर मसले भी मेरा एक आर्टिकल है, और गालिबन जिस आर्टिकल का आपने हवाला दिया है ना, उसमें यूनिटी ऑफ कमांड का जिक्र राइट है ना। बिल्कुल सर, आप सर जिस दौर में अपने आपको प्रमोट भी कर रहा हूँ ना कि मेरा आर्टिकल लोग पढ़ें जाके। सर आप ऑलरेडी बड़ा फेमस हैं लोगों के। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस इन एक्सप्रेस ट्रिब्यून। राइट सर। सर आप जिस दौर में वजीर थे वो दौर निज़ामत मुस्तफ़ा कमाल साहब का था, और शहर के नाजिम वो हुआ करते थे 2005 से 2010 तक। Yeah. आपका दौरे वजारत 2007 से शुरू होता है, 12 से ख़त्म होता है 2008 से। 8 से। तो उस दौर में आपने उनको बतौर नाजिम देखा, इस वक्त आप जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब को बतौर नाजिम देख रहे हैं। एक सियासी वर्कर और एक ज़ीरक इंसान होने के नाते आप किसको बेहतर मेयर समझते हैं इंतज़ामी सलाहियतों के लिहाज से और काबिलियत के लिहाज से? मैं सिचुएशन डिस्कस करता हूँ आपसे। दो नाम लिए ना आपने, मुशर्रफ साहब का दौर था, एक आज का दौर है। मुशर्रफ साहब के दौर में जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे, इसमें नो डाउट मेहनती आदमी, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगन है, उस वक्त जवान भी थे, आज से तो कम उम्र ही थे ना, यानी आज से आप 16-17 साल पहले की बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल यंग मैन, तो एनर्जेटिक थे, काम करना चाहते थे। अब आ जाते हैं कि जी डायनामिक्स,
मुस्तफा कमाल का दौर और मुर्तज़ा वहाब का दौर और नेमतुल्लाह खान का दौर। नेमतुल्लाह खान साहब को फुल सपोर्ट हासिल थी मुशर्रफ साहब की, और नेमतुल्लाह खान साहब मेयर इसलिए बने थे कि एमकेएम ने बॉयकॉट किया था 2001 के इलेक्शन का। तो जमात इस्लामी जीत गए, नेमत साहब बन गए, मेहनती आदमी थे, अच्छे आदमी ने काम किया, उनको डायरेक्ट सपोर्ट थी प्रेसिडेंट से। सूबे में गवर्नमेंट नहीं थी, सूबे में गवर्नमेंट जो है जमात इस्लामी की नहीं थी, बल्कि कोलिशन गवर्नमेंट आ गई 2002 में, जिसमें एमकेएम की पार्टनर थी। अच्छा परफॉर्म किया, नेमत साहब का दौर बहुत अच्छा माना जाता है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ना बाय द वे वो उनके दौर के कंसीव हुए हैं, जो फिर डिलीवरी आगे 2005 के बाद हुई है। हकीकत है, नो डाउट कि मुस्तफा कमाल के दौर में डिलीवर हुए, लेकिन कंसीव नेमतुल्लाह साहब के दौर में हुए थे। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे अंडर पासिस हैं वगैरह, कॉरिडोर जो है, सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में कंसीव हुए थे। मुस्तफा कमाल की एडवांटेज क्या थी, डिस्पाइट अब उनकी प्रोफेशनल उस पर तो नहीं बात कर रहे हैं ना, बेनती आदमी है, ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर, तमाम चीज़, उनको एडवांटेज क्या हासिल थी? प्रेसिडेंट मुशर्रफ एमकेएम कोलिशन पार्टनर है। वजीर आजम क्या नाम था उनका? जमाली साहब। नहीं, जमाली तो कुछ दिनों में चले गए। शौकत अजीज थे, कौन थे? शौकत अजीज साहब भी रहे। शौकत अजीज साहब वो भी कराची मुशर्रफ साहब की पर्सनल इंटरेस्ट था कराची के डेवलपमेंट में, शौकत अजीज साहब का भी था। सूबे में आप कोलिशन पार्टनर है, वजीर आला बैठा हुआ है, लेकिन वो मामला बात चला रहे हैं, गवर्नर आ चुके हैं, तो गवर्नर आपका बैठा हुआ है। अब ये चीज़ें जमात इस्लामी के पास नहीं थी, गवर्नर आपका बैठा हुआ है। फिर उस जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसमें वजीर ख़जाना आपका अहमद जलील साहब, वजीर बल्दियात वसीम अख्तर थे, और उससे कुछ अर्से पहले मोहम्मद हुसैन रहे एमकेएम का। फिर जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होती है वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, शोएब बुखारी साहब, बिल्कुल। होम मिनिस्टर रऊफ सिद्दीकी साहब एमकेएम। तो 4 रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज, बल्दिया, प्लानिंग, फाइनेंस और अमनो मान ये एमकेएम के पास है, और मेयर है। उधर प्रेसिडेंट है, इधर प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर है। तो मेयर के पास, मेयर जिस टीम का हिस्सा है वो पावर, तो कोई काम रुकता नहीं था, कोई प्रोजेक्ट रुकता नहीं था, कोई फंडिंग रुकती नहीं थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सपोर्ट होती थी। फिर मुशर्रफ साहब ने उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ क्या काम किया कि उन्होंने तामीर वतन के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें वो बराह रास्त फंडिंग करते थे मुख्तलिफ पाकिस्तान भर के शहरों में। तामीर वतन प्रोग्राम के नाम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च की। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करके फंडिंग विफाक से दे के वो भी अंडर कर दिया उन्होंने मेयर के। तो मेयर के अंडर वो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आ गए जो बेसिकली केएमसी सीडीजी के नहीं थे, सूबाई सतह के, सूबाई सतह के थे, फेडरल गवर्नमेंट के थे। फिर जो एमके के मिनिस्टर्स थे, जो उनके एमपीएस के डेवलपमेंट फंड थे, वो भी वहाँ चले गए सारे। 14 टाउन आपके पास हैं, 14 टाउन नाजमीन भी आपके पास बैठे हुए थे ना, गुलशन का टाउन, जमशेद टाउन, नागामार टाउन, साइड टाउन, ये सब आपके पास है ना। तो नीचे ये टीम बैठी हुई, फिर एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बैठी हुई, जिसका कराची में उस वक्त मुकम्मल हो यूनिट, सेक्टर, जोन, मरकज फुल एक्टिव है। तो ये जो आपको सियासी मामला नहीं देख रहे हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेशन, सपोर्ट, ये वाली, अब आप इसको इन्विजेज कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैंने कि मुर्तज़ा आपके पास आज नहीं है शहर। सर माजरत के साथ आपने बड़ी अच्छी पिक्चर बयान की मुस्तफा कमाल साहब नहीं, ये पहले समझ आई। राइट सर, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इतनी फैसिलिटेशन के बावजूद शहर कराची के लोग उनसे नाला हैं? शहर कराची के लोग मैं उन पे होना चाहिए नहीं है, कुछ नहीं है, उनको अपनी पॉडकास्ट में बुलाएं। और मैंने बुलाया है, मुताबिद बार बुलाया है, नहीं आते वो। सुने तो सही ना, मैं कह रहा हूँ ना, उनको बुलाएं, इस पार्टी के जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उनको बुलाएं, उनसे बिल्कुल आप डिबेट करें। मेरा पैगाम आप प्लीज सोचाइए, मैंने तादाद बार उनसे रिक्वेस्ट किया, उनके तर्जुमान से भी। जैसे मैं पिछले दिनों जिस पॉडकास्ट में जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसके चंद हफ्तों बाद मुर्तज़ा साहब बैठे हुए थे। काश के हमारे पास भी आ जाएं। भाई ये तो आपका, मैं आपका पैगाम दे दूंगा ना। अच्छा, मेरा देखो ये सवाल बड़े स्पेसिफिक सवाल है ना, कि आप और आपको करने चाहिए बेसिक मीडिया, लेकिन उस बंदे से करें जो इस बात का आपको अच्छा जवाब और एक्सप्लेनेशन दे सके, या नहीं दे सके।
राइट सर। सर इस वक्त जो शहर के अंदर मुताबिक मंसूबे तरक्याती चल शहर के अलावा भी मुल्क है भाई, बहुत बड़े-बड़े इश्यूज़ हैं, पार्टी है, बस शहर के तरक्याती मंसूबे हो गया। असल में कराची जो है शहर से बाहर निकलो यार, बड़ा सोचोगे तो भी ये काम होंगे ना। कई मुल्कों के बराबर शहर है। हमारे इस क्या फ़ायदा होता है मुझे बताएँ? क्या फ़ायदा होता है इतनी एजिटेशन करके, इतना इतना क्रिटिसिज़्म करके? इज़ देयर अ पॉइंट? लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब व्यूअरशिप अच्छी हो जाएगी ना। व्हाट्स द पॉइंट? देयर मैं इज़ नो आपकी पॉइंट। बात से मतलब मैं ये कहता हूँ कि देखो यार, जब हम एमके में भी थे ना, तो मैं उन चंद लोगों में से था, ये कि मैं अकेला था। मैं उन चंद लोगों में से था, वो ये कहता था कि यार हर एक से हर सतह की दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। वर्क कहाँ करोगे? किससे काम लोगे? इस शहर के लोगों को बेहार मददगार छोड़ दोगे? तो भाई कहीं न कहीं आप वो एक एक सहूलतकारी, एक ताल्लुकदारी बना के रखेंगे ना। राइट सर, एग्रीड सर। आप नेबर्स हैं, आप एक शहर में रहते हैं, आप एक सूबे में रहते हैं। शिकायतें तो सबको हैं और होनी चाहिए। मैं खुद कराची का होके मैं शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ये ज़िम्मेदारी नहीं। मैंने खुद ये ज़िम्मेदारी आपने तो नहीं लगाई ना। मेरे शहर वालों ने वोट देकर तो पीपल्स पार्टी में नहीं भेजा है। मुझे कोई बहुत बड़ा कोई डेलीगेशन तो घर में लेनी है तक पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लो। नहीं, मैंने समझा एमकेएम नहीं यार, एमकेएम में जाना बेकार है अब दोबारा, क्योंकि ये तो एमकेएम खत्म हो चुकी है। मेरा नज़रिया है, कामयाब हो अल्लाह उनको कामयाब करे। मेरा नज़रिया है कि ये वो एमकेएम नहीं है, तो मैं वहाँ पर मिसफिट हूँ, इसलिए मैं नहीं गया। फिर पीटीआई का कोई इंटरेस्ट नहीं है कराची के अंदर, और कराची में इंटरेस्ट होगा भी तो वो क्या कर सकते हैं? उनके पास वो डिलीवरी के व्हीकल्स ही नहीं है, ना उनके पास गवर्नमेंट है, ना उनके पास लोकल गवर्नमेंट है, ना वो इंटरेस्टेड है। 2000 जो अभी आखिरी इलेक्शन है मुर्तज़ा साहब का, जिसमें वो जीते हैं, या जो भी इलेक्शन हुआ है, उसमें इमरान खान साहब तो उस वक्त अरेस्टेड नहीं थे ना। वो इंटरेस्ट लिया उन्होंने कराची के बल्दियाती इलेक्शन में। कोई पीटीआई का मेयर का उम्मीदवार था? चलो हाफिज नईम साहब तो जमात इस्लामी के थे, मुर्तज़ा साहब तो कम अज़ कम इलेक्शन से पहले भी मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी के थे। एमकेएम भी प्लेस कर रही थी कि मुस्तफ़ा कमाल बनेंगे, या जो कैंडिडेट थे ना पिज़न में। पीटीआई का कोई कैंडिडेट है पिज़न में? तो पीटीआई का तो इंटरेस्ट ही कोई नहीं था। मुस्लिम लीग कराची शहर में इंटरेस्ट नहीं रखती। तो ले दे के अगर मेरे जैसा सीनियर आदमी जो समझता है कि भाई उसका उसका तजुर्बा या उसकी एडवाइजरी काम आ सकती है, तो मैं किसी गवर्नमेंट को दूंगा ना। वो मैं किसी बंदे के साथ बैठ के पॉलिटिकल डिबेट 3 घंटे की करके खालिद मकबूल से फारूक साहब, मुझे क्या फ़ायदा मिलना है, या शहर को क्या फ़ायदा हो जाना है? मैं वहाँ बैठूँ, मैं उधर जाकर बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, जहाँ शायद आप वैसे जाके बैठ के बात नहीं करते। मैं तो वहाँ जाके जगह बना रहा हूँ ना। अगर मेरी शक्ल देखी उनको कराची के नाम याद आते होंगे, काम याद आते होंगे, तो मेरी शक्ल देखना बहुत है ना। ये पॉडकास्ट देखेगा मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी भाई देखेंगे, या शर्जील मेमन देखेंगे, या मुराद अली शाह साहब देखेंगे, या बिलावल भुट्टो, तो ये देख के बोलेंगे ना, है ना, कराची का बंदा बैठा हुआ है, कराची की बात हो रही है। अगर मैं पीपल्स पार्टी में नहीं होता, पीपल को आप इस तरह कराची की बात करते हो, उससे इंटरेस्ट ले रहे हो ना, कराची का दर्द है ना, आप भी जो कर रहे हो कराची के दर्द। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि भाई जिससे शिकायत कर रहे हो, आपको काम भी उसी से। राइट सर। सर सो ट्राई टू बी डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल। जज्बाती होने से, रोमानवी होने से, रोमांटिक, जज्बाती और एंग्री यंग मैन से ना मिलता मिलाता कुछ नहीं है भाई। एग्रीड सर। It was 35, 36 years MKM has ruled. Not this MKM, the MKM. सर उनकी क्या डिलीवरी है? 5 साल बिला शिरकत गए मुस्तफ़ा कमाल साहब को मेयरशिप मिली ना, मैंने इतनी पावरफुल मिली। क्यों नहीं वाटर बोर्ड का निज़ाम ठीक हो गया? आज क्यों पानी खड़ा, उसके दौर में ही पानी क्यों खड़ा होता है? 300 अरब रुपए लगाए इस शहर में, तो वाटर बोर्ड की, सीवरेज की, स्ट्रीम वाटर की लाइनें क्यों नहीं ठीक कर दी 5 साल में यार? प्रॉब्लम्स हुए होंगे, कुछ नहीं कर सके होंगे, तो ये होता है। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब का ही दौर नहीं है सिर्फ, वसीम अख्तर कोई एमपी का मेयर था, एमपी का मेयर था वसीम अख्तर, एमकेएम का ही था ना, उसका क्यों नहीं जिक्र करते? उससे मुर्तज़ा साहब को मिला हो तो मुर्तज़ा साहब बहुत अच्छा आदमी है। वसीम अख्तर को सपोर्ट नहीं मिली पार्टी से, वो क्योंकि पीछे पार्टी नहीं रह गई थी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि आपके जहाँ शिकायत आपने करनी है ना, बिल्कुल बरमला करे। मेयर को यहाँ बिठाएं, मेयर अवामी नुमाइंदा है, वोट लेकर आया है, उसका काम है आपके पास आके बैठना, आपको जवाब देना, आपको मुतमईन करना। अगर मुतमईन ना कर सके तो मानना अपनी गलती और कहना ठीक है, सो सही करेंगे। बेहतर सर। सर आपकी कहने के मुताबिक हम थोड़ा सा ब्रॉडर विजन करते हैं। अब हम सूबाई सतह पे बात करते हैं। नहरों का मामला बड़ा गर्म रहा पिछले दिनों। नहरों के हवाले से बड़ी मुतनाज़ बातें आती रहीं।
सिंध का पानी कट के दूसरे सूबों को दिया जा रहा है और इस हवाले से बड़ी बाज़गश्त रही, बड़े एहतजाज हुए, बड़ा जलाओ घेराव हुआ। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि वाक़ई ये सिंध के पानी के साथ ज़्यादती थी जो होने लगी थी? इसको बरवक़्त आपकी मौजूदा जमात के चेयरमैन ने रुकवा दिया, अपनी काबिज़ पर वो ख्याल ला के। ना सिर्फ उन्होंने लीड किया, लेकिन पूरा सिंध एहतजाज कर रहा था। ये नहीं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही थी, पूरा सिंध एहतजाज कर रहा। और बड़ा उसकी वैलिड रीज़न है कि सिंध ऑलरेडी जो है वाटर स्कैर्स सूबा है, इसलिए कि आप लोअर राइपेरियन पे हैं। लोअर राइपेरियन का मतलब है कि आप टेल एंड पर हैं, पानी ऊपर से आ रहा है। और ये लॉ है, ये इंटरनेशनल लॉ है कि सबसे ज़्यादा जो है लोअर राइपेरियन वाले का होता है पानी पे, इसलिए कि उसका कोई जोर नहीं ऊपर वाले पानी पे। वो तो बह के नीचे आएगा तो उसको मिलेगा, पंप तो नहीं लगा सकता ना वो खींचने के लिए, इसलिए सबसे ज़्यादा हक होता है नीचे वाले। और वाटरवेज जो होते हैं पूरी दुनिया में, ये नहीं कि पाकिस्तान में, जो वाटरवेज होते हैं नेचुरल वाटरवेज, जब वो गुजर के आ रहे होते हैं तो उनमें से नहरें निकलती है। ज़ाहिर है दरिया के किनारे शहर आबाद होते हैं ना। अगर आप दुनिया में चले जाएं, दरिया से हट के कोई शहर आबाद नहीं होता, दरिया के आसपास शहर आबाद होते हैं ताकि पानी की सप्लाई रहे। पानी ज़िंदगी है, दुनिया में दरिया के आसपास होता। तो नहरें निकाली जाती हैं एक फार्मूले के तहत कि इतनी नहरें निकलेंगी तो लोअर राइपेरियन मुतासर नहीं होगा, उसको उस हिस्से का पानी मिलेगा। अगर हम वहाँ से एक भी नहर या एक भी बाईपास आप एक्स्ट्रा निकालेंगे तो वो पानी ऊपर से वहाँ चला जाएगा, वो पानी कम होगा जिसने नीचे आना। तो ये फार्मूला जब डिस्टर्ब होता है तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए आपको एक नेशनल कंसेंसस बनाना होगा। और नेशनल कंसेंसस बनाने के लिए जो सबसे बेहतर इसका वो फोरम होता है, वो होता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात कौंसल। वहाँ पे चारों सूबाई के वज़ीर आला बैठे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे, मुतल्लिका वफाकी वज़ीर, मनसूबाबंदी वगैरह बैठे। तो चूँकि वो मामला वहाँ डिस्कस नहीं हुआ था और लोगों ने ये कहा कि ज़रदारी साहब से परमिशन, ज़रदारी साहब परमिशन कॉन्स्टिट्यूशनली दे नहीं सकते थे उसकी। क्या उस फाइनल समरी दस्तावेज पे उनके साइन नहीं थे? समरी पर साइन करता ही नहीं प्रेसिडेंट सर। वो जो आखिरी कागज़ उन तक पहुँचा हुआ है, वो उस पे साइन उनके नहीं होंगे? नहीं सर, मिनट्स होते हैं मीटिंग के, प्रेसिडेंट किसी समरी में साइन नहीं करता। यानी कि ये बात गलत और लाम है। प्रेसिडेंट के पास समरियाँ नहीं जाती हैं भाई, समरियाँ जाती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। प्रेसिडेंट किसी का अप्रूवल नहीं देता। तो ये अच्छा कागज़ नहीं है इन नहरों के हवाले से जिस पे वज़ीर सदर पाकिस्तान के दस्तखत हो, दस्तखत किसी पे नहीं, कोई ऐसा कागज़ नहीं। एक मीटिंग में उनको ब्रीफिंग दी गई थी कि मुस्तकबिल में हमारा प्लान है कि यहाँ से 6 कैनाल निकाली जाए एक्स्ट्रा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको मुशावरत कर लें जाके सूबों से। तो उस मीटिंग के मिनट्स हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ना अभी, तो बैठ के मिनट्स बना ले, उस पे दस्तखत हैं? दस्तखत नहीं, प्रेसिडेंट दस्तखत नहीं करता मिनट्स। यानी कि बाकायदा फॉर्मल मंजूरी सदर पाकिस्तान की मौजूदा वक्त तक नहीं है। देता ही नहीं है ना, आईनी तौर पर उसका काम ही नहीं। ये काम है, मैंने बताया ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का। बिल फर्ज महल कोई भी सदर पाकिस्तान का काम कर दे तो वो बाइंडिंग नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, इसके आइन में उसकी गुंजाइश नहीं। तो वो जो भी खैर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इशू सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। तो इस वक्त जो कराची के अंदर पानी की सूरत हाल है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी के मसाइल हैं, ये गुज़िश्ता 40 साल से 50 साल से पूरी कराची के अवाम भुगत रही है। और कुछ इलाके तो मशहूर ही हो चुके हैं कि वहाँ पानी नहीं आता। और कौन कौन से? बल्दिया, केमाड़ी, जानबूझ के सटगानी, न्यू कराची, बफर जोन, नाजमाबाद, यानी कि वो इलाके कि जहाँ पे मजदूर तबका भी है, जहाँ पे पढ़ा लिखा तबका भी है, बिला तफरीक रंगो नस्ल पानी नहीं आता। तो इस पानी के मसले को आप क्या समझते हैं कि आपकी मौजूदा सूबाई हुकूमत हल कर सकती है? काम है उनका, करना चाहिए, जिम्मेदारी है। अमली इक़दामात आपको नज़र आते हैं? तो K4 से पानी आएगा। कुछ इलाके जो है ना, वहाँ भी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। वो जेन्युइन प्रॉब्लम ये है कि कराची में, इस सेटल इलाकों की बात नहीं कर रहा, ये आप सेटल इलाके बता रहे हैं ना, जैसे PCHS है, गुलशन है, ये सेटल इलाके। सेटल इलाके का मतलब है जो किसी प्लानिंग के तहत बने होते हैं। जब इलाके किसी प्लानिंग के तहत बनते हैं तो जो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वो बाकायदा बताती है कि जी यहाँ पानी की इतनी चौड़ी लाइन लगेगी, हर घर में कैसी जगह। तो वो एक बाकायदा सोसाइटीज़ बनने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है अंडरग्राउंड, ऐसे ही होता है ना सर कोई। फिर उसके बाद आप प्लॉट अलॉट करना शुरू करते हैं। कुछ इलाके बदकिस्मती कराची के ऐसे हैं जो किसी प्लानिंग के तहत नहीं बने, घर बन गए, बाद में पानी की लाइन डल रही है इलाके की। मैं किसी इलाके का नाम नहीं लूँगा। मैंने बेसिकली मुस्तफ़ा कमाल साहब के बाद जो है तकरीबन 1.5 साल CDG के वाटर बोर्ड देखा है, जो हमारा वर्किंग शेयर फार्मूला था पीपल्स पार्टी के साथ। तो 2010 के बाद
गवर्नर साहब, मैं और सगीर भाई जो है वो कराची हैदराबाद के शहरी इलाकों बल्दियाती मामला और वाटर बोर्ड हम देखा करते हैं, जी ओवरसी करते हुए, तो मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया है। बहुत सारे इलाकों में ऐसा है कि वहाँ पे आबादियाँ बन गई हैं, फैल गई हैं और नीचे बाकायदा पानी की लाइनें है ही नहीं कि आप पानी सप्लाई कर सकते। तो वहाँ सप्लाई करने के लिए आपको या तो हाइड्रेंट्स चाहिए, आपको टैंकर्स चाहिए। कराची के बहुत से इलाके हैं जहाँ पानी टैंकर से लीगली सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पानी की लाइनें नहीं हैं। अब क्यों आबादियाँ बन गई थी, फैल गई थी, इसी डिबेट में नहीं जाते। लीगली सप्लाई होना चाहिए और फ्री में होना चाहिए। फ्री में तो कोई दुनिया में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, पानी भी फ्री नहीं होता। गवर्नमेंट भी पे करती है ना अपने शेयर का, तो वो शेयर जब गवर्नमेंट पे करती है तो फिर शेयरों से वसूल होता है वाटर। ये शुरू से वाटर बोर्ड का बिल आया करता, सालाना आता था, फिर पता नहीं अब क्या आना है। अब माना हो गया, हमारे वक्त में तो सालाना आया करता था। हमारे वक्त का बता रहा हूँ मैं, 88 का बात। तो फिर कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि जहाँ पानी, जैसे DHA है, ये वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है पानी का, ये DHA की जिम्मेदारी है। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट का एक कोटा है जो वाटर बोर्ड को प्रोवाइड करे। लेट्स सपोज उनका कोटा है 50 मिलियन गैलन्स पर डे, तो वाटर बोर्ड उनको वो पानी छोड़ता है। अब उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट क्यों कैसे करना है, वो DHA की लाइन है, वाटर बोर्ड की लाइन नहीं है DHA में। आपको DHA में वाटर बोर्ड की गाड़ी नजर नहीं आएगी। DHA क्लिफ्टन के बाद, क्लिफ्टन सारा नहीं, क्लिफ्टन कुछ KMC भी है, तो वहाँ पे वाटर बोर्ड की लाइनें नहीं डली, नहीं DHA की लाइनें डली हुई। DHA सीवरेज का मामला देखती है वहाँ पर। तो वो पानी वहाँ पे चूंकि उन्होंने अरसे तक वो सप्लाई ही नहीं किया, तो मेजॉरिटी ऑफ द DHA जो है ना, उसकी पानी की लाइनों में लग गया जंग और वो चौक हो चुकी है। वहाँ पानी देंगे भी ना तो उन लाइनों में जाएगा नहीं, इसलिए आपको DHA में टैंकर्स नजर आते हैं। तो ये जो शुरू में हमने एक बात की थी कि जो जुरिस्डिक्शन के इश्यूज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपकी आबादी को बढ़ना चाहिए। अब कराची को मजीद फैलना नहीं चाहिए, अब कराची को वर्टिकल होना चाहिए। फैलने का मतलब ये होता है कि आप कराची फैलाए चले जा रहे हैं, हमने बैरियर डाउन खड़ा कर दिया, अब बैरियर डाउन में पानी जाएगा ना, तो लाइनें डलेंगी, वो उसके लिए आप पूरा K4 का रूट चेंज करेंगे, वहाँ पानी देंगे। वहाँ आबादी है, इंसान बस रहे हैं, तो अब हमने इंसानियत का केस बना दिया, पानी दो, वहाँ पानी देना पड़ेगा आपको। 5 मिलियन गैलन पानी आप शायद वहाँ देते हैं, मुझे याद पड़ता है 5 मिलियन गैलन पर डे पानी वहाँ जाता है। आपने खुद ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी इस्तेताअत से ज्यादा फैला दिया, बजाय इसके आप इसको वर्टिकल लेकर जाते हैं। अब आपने PCJ शहर फैसल के ऊपर आपने एक नज़ारा देखा होगा कि जो फ्रंट की रो है वो कमर्शलाइज हो गई है शहर फैसल। तो जो फ्रंट का घर है वो कमर्शियल है, उसको आप हाई राइज ले जा सकते हैं, ठीक है, ले जाए। वहाँ पहले था ग्राउंड+1, PCJs में ज़्यादातर ग्राउंड+1 और छोटे प्लॉटों में ग्राउंड+2 की इजाज़त थी। ये को सोसाइटी की प्लानिंग है, मैं पैदा हुआ वहाँ पर, मुझे पता है। PCJ सोसाइटी के जो 200 गज तक के घर हैं उनकी इजाज़त थी ग्राउंड+1, ग्राउंड+2, यानी ग्राउंड। तो जो 200 गज से बड़े घर थे उनकी इजाज़त थी ग्राउंड+1। उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ था, पानी सीवरेज में डाला, बन गई सोसाइटी, प्लान सोसाइटी थी, फेडरल गवर्नमेंट की सोसाइटी थी, बना दी उन्होंने। अब आप जहाँ एक गली में पानी आ रहा था, समझे 10 घरों के लिए, ये तस्वुर करते थे कि 10 घर ग्राउंड+1, यार 20 घर होंगे, 20 फैमिलीज हो, वहाँ अपने फ्रंट पे जो है ना ग्राउंड+12 की एक इमारत खड़ी कर दी है। अब उसमें कितने आदमी दिन भर में काम करने आते होंगे? तो जिस गली में 20 आदमियों के लिए पानी आना था, उधर आपने 400 बंदे कर दी। लाइन वही डली हुई है, कोटा वही है उसे लगेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, पानी शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जिस गली का सेवरेज निज़ाम जो है वो जितनी इंच की लाइन डली हुई थी कि 20 आदमियों का सेवरेज यहाँ से बहेगा, वहाँ से अब रोज़ाना जो है 500 आदमी का सेवरेज बह रहा है, तो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं हो। तो आपको चाहिए था कि आप एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सही करते और नहीं कर सकते थे तो आप नए इलाके बनाते, नीचे उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डालते। तो जो पानी का इशू है, आपको ये भी आप देखते हैं कि इतनी सारी उसके बावजूद कराची को अभी भी 500, 550, 600 मिलियन गैलन जो है अभी भी मिलता है डेली। और उसमें फिर भी ठीक है 3 दिन पानी नहीं आता, 4 दिन में, लेकिन फिर भी पानी हर जगह पहुंच जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पानी जो है ना फ्रीली अवेलेबल सबको होना चाहिए, फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन आप उसकी कॉस्ट है। फ्रीली अवेलेबल इज समथिंग एल्स, तो वो आप उसके।
तो अब इस निज़ाम को ठीक करने के लिए आपको पहले शहर के लिए फिर बैठना होगा भाई। आप कहेंगे कि जी भाई जुरिडिक्शन के इश्यूज आ जाएंगे। बेहतर। मोहतरम जनाब रज़ा हारून साहब के साथ गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ाएँगे, मज़ीद बातें होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रज़ा भाई, इस वक़्त पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो आलमी सतह पे हमारे साथ एक सिचुएशन है जिसके अंदर हर पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो, मुल्क से बाहर रहता हो, एक अजीब बेयकीनी की सूरत हाल का शिकार है। आप इन मौजूदा हालात में क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अपनी दोबारा से कोई भी साख बहाल करने के लिए किन इक़दामात पे काम करने की फ़ौरी तौर पे ज़रूरत है? और वो कौन-सा सियासी रहनुमा है, आपके बकौल, जो हमें दोबारा से वो तशख़्ख़ुस दिला सकता है कि पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त दोबारा से बहाल हो जाए? अच्छा, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये कोई 2-1 मिनट में करने वाली बात तो नहीं है। कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं मुल्कों के लिए, वो बता देते हैं। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में बहुत बड़ी-बड़ी कामयाबी हासिल की है अल्लाह ताला की रहमत और करम। एक तो भारत को आपने शिकस्त दी, ये और उस भारत को जो आपने शिकस्त दी वो बड़ी बदतरीन शिकस्त हुई है, बेदनाक शिकस्त हुई है। भारत जो है दुनिया में कहीं मुँह दिखाने काबिल नहीं रहा। आँखें के तैयारे मार गिरा है और महारत से मार गिरा है। सारी दुनिया ने ये देखा कि यार एक मुल्क जिसकी की माशी पोजीशन भी अच्छी नहीं है, जिसकी की फ़ौजी अगर आप मुवाजना करें तो ज़ाहिर है भारत के पास बड़ा पैसा है, बड़ी उसने जो है वो शिकस्त दे दी है। तो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बढ़ गई है, इंडिया की कम हुई है। इंडिया के नंबर्स गिरे हैं, पाकिस्तान के बढ़े हैं। तो आपने एक तो बॉर्डर के ऊपर डिफेंड करके बेहतरीन जो है वो जंग जीत के आर्म फोर्सेस ने लोहा मनवाया अपना। फिर आपने जो सिफारती ताल्लुकात वज़ीर आज़म साहब ने जो दूसरे तीसरे दिन जो ऑफ़र की, दैट वाज अ मैग्नानिमस ऑफ़र कि ठीक है जी, पहलगाम वाक़े पे आप सबूत नहीं दे रहे, हमें नहीं दे रहे, तो एक थर्ड पार्टी को मीडिएशन के लिए बिठा लेते हैं, वहाँ कर लेते हैं। इट वाज अ मैग्नानिमस ऑफ़र। दुनिया में कोई नहीं करता इतनी बड़ी बात। जो गिल्टी पार्टी है वो नहीं करती ये बात, उन्होंने की तो उसको बहुत सराहा गया। तो ये आपके लीडरशिप की एक्यूमेन, उसकी जो विजन है, इसको सराहा गया दुनिया में। फिर जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह हमारे चेयरमैन ने पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड किया दुनिया भर में और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, इंटरनेशनल मीडिया को फेस किया। हमारे लोग इंटरनेशनल मीडिया फेस नहीं करते, यहीं पे खुश हैं, पॉडकास्ट में बैठ के 4-5 रात को 8 बजे किसी चैनल पर बैठ गए, वो बड़ी भड़क मार दी, वो दुनिया में कोई नहीं देखता। एक इंटरनेशनल इशू है ना, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ अलाइन करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए आपको इंटरनेशनल मीडिया पे जाना है। कि भारतीय चैनल पे बैठ गए, उसने उसको गाली दे दी, वो कार्टून नेटवर्क चल रहा है, दोनों एक तो बड़ कर रहे हैं, वो बड़ा हुआ, हम जीत गए, हमने इंडिया को। नहीं यार, कुछ नहीं हुआ, मजाक है, कोई नहीं देखता, इट्स नॉन सीरियस। लेकिन जिस फोरम पे बिलावल भुट्टो साहब, हमारे दीगर हमारे जो हाई कमिश्नर थे यूके के डॉक्टर फैसल साहब को मैंने सुना, ज़बरदस्त। हमारे जो एम्बेसडर हैं यूएस के, खलबन रियाज साहब नाम है उनका, और फिर बिलावल साहब, फिर इरा रब्बानी खर साहिबा, ये जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हुई है। फिर और भी जो के डेलीगेशन के लोग थे, फैज़ल सज़वारी साहब थे, कुरन दस्तगीर साहब थे, मुसद्दिक मलिक साहब थे, शहीन अमान साहिबा थी, शहीन अमान साहिबा बैठी जाके इंटरनेशनल मीडिया पे। तो आपने जो एक अपना इमेज क्रिएट किया ना इस वक्त सफारती माज में, तो आपने सफारती माज दे भी शशि थरूर के ग्रुप को, उनकी टीम को आपने शिकस्त दे दी। तो फौजी माज पे आप जीते, सिपाही माज से होगा। इससे पाकिस्तान का कद काठ बढ़ा, और कद काठ ऐसा बढ़ा कि अमेरिका का सदर जो है अपने फील्ड मार्शल को लंच पे बुलाता है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। उनको बुलाकर उनसे लंच करता है, उनको कहता है कि इट्स एन ऑनर फॉर मी टू मीट, अब मैं पाकिस्तान का ट्रेड करना चाहता हूँ। ठीक, तो ये आपकी अब रिकग्निशन हो रही है दुनिया में, आपका कद बढ़ रहा है। उसी दौरान ईरान और इसराइल का मामला हो जाता है, तो आपके दो बॉर्डर गर्म है। अमेरिका, ये इंडिया पाकिस्तान वाला गर्म हो गया, इधर ईरान इसराइल वाला, जो ईरान आपका बॉर्डर है, ये गर्म हो गया। तो आप एक ऐसे रीजन में रह रहे थे, लेकिन उसमें आप देखिए कितना डिप्लोमेटिकली और उम्दा तरीके से अपने ब्रदर मुल्कों को भी नाराज़ किए बगैर, अमेरिका को भी लड़ाई गाली दिए बगैर एक मसले का हल हुआ ना। आज ईरान के लोग पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं,
जब यहाँ बहुत से लोगों को बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जंग में हिस्सा ले ले, पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया। मैं कहा तो हर चीज़ आपने इस एक ऐसे मौके पे जब देखना था कि लीडरशिप इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सकती है, हमारी आर्मी क्या कर सकती है, आपने करके दिखाती और दुनिया ने इसको मान लिया। अब इसको ट्रांसलेट होना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। जब अब आपने ट्रेड करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, जिसकी वजह से कि आपके मुल्क में तरक्की आए और वो तरक्की का ट्रांसलेशन किसी आम बंदे की जो रोज़मर्रा की उसकी जो ख़रीद है ना, उसकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा। मजबूती है। वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जब आपकी वो नीचे जाएगी, उसके लिए माशी तरक्की के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हो। एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, लोन नहीं, इन्वेस्टमेंट आए और वो यहाँ इंडस्ट्रीज़ में लगे, टेक्नोलॉजी में लगे और यहाँ पे ये चीज़ें आएँ और उससे फिर इंडस्ट्री लगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, फंडिंग, ये फंड आता है। दूसरा होता है तरसीलात ज़र, उससे फंड आता है। तीसरा होता है सर एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं हम। ये 3 तरीके हैं अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। अब हमें इधर ध्यान देना है, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आपको अपने मुल्क में सियासी इस्तेकाम चाहिए होता है। सियासी इस्तेकाम के लिए आपको अपने मुल्क में अमन चाहिए होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी 1-2 जमातें जो इस वक्त हैं, वो चाहती नहीं है कि शायद सियासी इस्तेकाम आए। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान एक अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर रहा है ना दुनिया में। मैंने आपको बताया सिफारती ताल्लुकात, फ़ौजी ताल्लुकात, फ़ौजी विक्ट्री, ये सब आपको उस लेवल पे लेकर जा रहे हैं। आज आपको जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की सदारत मिल गई है, मुबारक हो पूरी कौम को। तो ये रिकग्निशन है ना। अब जो उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही, जो समझते थे कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, फला नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और वो होता तो मुंह तोड़ के जवाब देता, वो होता तो ये करता, वो अभी बंद है, वो यहाँ है। उन लोगों को ये बातें पसंद नहीं है और बदकिस्मती से हमारे मुल्क का एक बड़ा तबका उनको सुनता है, उनके यूट्यूबर्स को सुनता है, उनके पॉडकास्टर्स को सुनता है जो वीलॉग करते हैं। इंडिया भारत एपिसोड से लेकर के आज तक आप उन वीलॉगर्स को उठाएं और देखें, दे वर प्रमोटिंग इंडियन मटीरियल, इंडियन मीडिया की खबरों को प्रमोट कर रहे थे। फिर उस पार्टी का ऑफिशियल हैंडल जो है उसको आगे बढ़ाता है। मोर सो रिसेंटली 14 जून को जब फील्ड मार्शल साहब अमेरिका जा रहे हैं, एक ही पार्टी ने मुजाहरा किया ना उनके खिलाफ। तुक बनती थी कोई? मुझे बताएं कोई तुक बनती थी? ये वाशिंगटन में अपने फील्ड मार्शल के खिलाफ जो भारत से जंग जीत कर अमेरिका जा रहा है, वहाँ मुजाहरा कर रहे हैं, वो पार्टी कर रही थी ना। उसके नेक्स्ट डे लंच को बुला लिया ट्रम्प साहब ने। तो ये जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपका ख्वाब है कि मुल्क तरक्की करे, सारी मैंने आपको एपिसोड इसलिए सुनाई कि अगर एक पार्टी जिसकी की पॉपुलर सपोर्ट भी है, उसके इन्फ्लुएंसर्स का नैरेटिव इंडियन नैरेटिव से करीब पर होता चला जा रहा है, बदकिस्मती से शायद नादानिस्ता तौर पे वो किसी की दुश्मनी में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनको जो जमात जो मवाद पाकिस्तान के खिलाफ मिलता है वो ठग करके बगैर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। और वो अक्सर मवाद इंडियन बैकग्राउंड का। 2 रोज से एक कार्टून चल रहा है जो औरिया मकबूल जान ने चलाया, शाहीन सपाही ने चलाया, देखा है आपने वो भी कार्टून? वो कार्टून सर 2011 का है, वो एक इंडियन कार्टून इसने बनाया था। उसको चंद रोज पहले एक अमेरिकन ने एक गोरे ने जो है वो रीट्वीट या पोस्ट अपनी पोस्ट में यूज किया, वो 2 दिन से गुड, ये सोचे बगैर कि यार ये बेसिकली एक इंडियन कार्टूनिस्ट का था। अगर उसने पाकिस्तान की तज़ीक कर भी रहा है तो एक कार्टून है यार, इग्नोर कर दो। तुम उसको रीट्वीट रिपोस्ट क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है कि आप जाने में अनजाने में दानिस्ता या ना दानिस्ता अब आप इंडियन नैरेटिव को लेके चल रहे हैं। तो एक पॉपुलर सो कॉल्ड पॉपुलर पार्टी, एक पॉपुलर लीडर की जमात जिसको कि सही बात है कि एक बड़ा सेगमेंट पसंद करता है, उसको भी अगर ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये वक्त जब पहला को फिक्र है कि मुल्क की तरक्की का क्या होगा, तो ये वक्त इन चीज़ों का नहीं है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तमाम पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं या तमाम पॉलिटिकल फैक्शंस जो हैं या पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं, इनका एक जगह बैठना ज़रूरी है। एक मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत, मिसाक पाकिस्तान करना ज़रूरी है कि यार हमारे और आपके सियासी नैरेटिव्स की जंग जारी रहेगी, लेकिन यार मईशत में हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, कौमी सलामती में हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है,
नेशनल इंटेग्रिटी पे हम नहीं लड़ेंगे, फौज के मामले पे हम एक हैं, वतन के दिफा में हम एक हैं। ये जब आप एक नैरेटिव बनाएंगे तो वहाँ दो जगह जो आपको कामयाबी मिलनी थी, सिफारती और फौजी, वो आप ले चुके हैं। लेकिन यहाँ आप देखें वो हो रहा है कि जी मुहर्रम बस यौम आशूर हो जाए, हमने तहरीक चलानी है। तो आपको कहीं कहीं आगे लगता है कि यार तो ये लोग चाहते नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। अगर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है, अगर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है, उसकी क्रिएशन में आपकी फौज ने, अल्लाह ताला की रहमत से होती है, अल्लाह के अलावा कर नहीं सकता कोई। तो अगर वो क्रिएट हो गई है और आपके रूलर्स ने एक आला तरीन स्टेट्समैन का किरदार अदा करते हुए एक अपनी मकाम बना लिया है, तो यार मैं अगर पाकिस्तान के अंदर मेरी आपसे दुश्मनी, मैं इस वक्त बोलूँगा नहीं, इस वक्त यार ये ठीक है, इसको सपोर्ट करो यार, ये पाकिस्तान के हाथ में सही जा रहा है मामला। लेकिन अगर मैं ज़ाती उस पर हूँगा तो आपकी बात का जवाब ये है कि ये हम सबको मिलके करना होगा, ये सिर्फ हुक्मरानों का काम नहीं है। और उसके लिए बात अगर ये भी होगा कि शायद आपकी सख्ती ना हो जाए, तो इस वक्त थोड़ा बर्दाश्त कर लें, बेहतर। लेकिन आप मिल के ज़रूर बैठे हैं कि देखें ना। अब मैं आपको दो चीज़ें और कोट कर देता हूँ। मैं पार्टी का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, आप समझ चुके हैं किसकी बात कर रहा हूँ ना मैं। पाकिस्तान के आइन में दो आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 17 और एक आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 17 जो है वो बताता है कि सियासी जमात को कि सियासी एक्टिविटीज़ कैसे होंगी, राइट टू असेंबली कैसे है, राइट टू फ्रेंचाइज कैसे होगा। उसमें जो उसका 17 का 2 है ना, वो सियासी जमात की इजाज़त देता है, बताता है कि आप सियासी एक्टिविटी, फिर वो कुछ पाबंदियाँ लगाता है। 72 जो है कुछ पाबंदियाँ लगाता है कि ये नहीं कि आप मादर पिदर आज़ाद सियासत करेंगे, कौमी सलामती के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, इदारों के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, आपका नैरेटिव नेशनल नैरेटिव के खिलाफ नहीं हो सकता। ये सब उसमें लिखा हुआ है 72 सियासी जमातों के हिसाब से। और भी चीज़ें, ये तो इम्पोर्टेंट बात है। नंबर 2 जो है आर्टिकल 90, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, मुझे बोलने नहीं, दुनिया में कहीं भी फ्रीडम जो है ना, राइट जो है विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होता। मतलब हकूक बगैर जिम्मेदारी के दुनिया में कहीं तस्वुर नहीं है। जी मुझे मुझे हक हासिल है, देखिए मतलब नहीं कि मुझे गाली देना शुरू कर दे, आप नहीं दे सकते। तो हकूक जो बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें भी आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि आप पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की वैधानियत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की कौमी सलामती के ख़िलाफ़, और ऐसे वो तमाम इश्यूज़ जो कि इन चीज़ों को छेड़ते नहीं बोल सकते। तो मुझे बताएं, जब इंडियन नैरेटिव को प्रमोट कर रहा है कोई और उस पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो क्या ये नेशनल सलामती के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा? जब वो इंडियन मीडिया की लंच के बाद की खबर उठा रहा है कि फील्ड मार्शल ने अड्डे देने की हामी भर ली, क्योंकि फेक न्यूज़ थी जो इंडियन मीडिया चला रहा था, उस पार्टी के इन्फ्लुएंसर्स और पार्टी के ऑफिशियल उसको प्रमोट कर रहा था, ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ नहीं। उस पार्टी का जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, उनके अपने पार्टी के, उनका पार्टी का भी एक आइन है ना, वो जिम्मेदार है कि उनको ऑफिशियल मीडिया अकाउंट जो भी बात करे उसकी जिम्मेदारी उन दो पर है। तो क्या उनके ऊपर मुकदमे बन जाए बगावत के? नहीं बनने चाहिए, मेरे ख्याल में अभी तक नादानिस्ता तौर पे हो रहा है। तो आपके सवाल का इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जवाब ये कि ये भी हमारे भाई हैं, ये भी मुहब्बे वतन लोग हैं। खेल अपने आप को किसी मुल्क दुश्मन कुव्वत के हाथों में का खिलौना न बन जाए, पलट कर वापस आए, यहीं बात करें, टेबल पर बैठे। ठीक है, आपको शिकायतें 2018 में और को शिकायत थी, 2008 में कोई और हो रहा था, 2008 का इलेक्शन आरओ का इलेक्शन कराया, सॉरी 2013 का आरओ का इलेक्शन कराया, 2018 का आरटीएस का कहलाया। ठीक है जी, अभी 2024 का तो कहाँ रह रहे थे? अचानक आप समझे 2024 में पाकिस्तान के इलेक्शन जापान में होंगे, पाकिस्तान में ही होंगे ना यार। तो आए मिलकर बैठे, सब लोग मिलकर बैठे, जो आप बात कर रहे हैं कैसे ठीक होंगे, उसके लिए पहले पॉलिटिकल कंसेंसस ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बाकी मास पर अपने आप को मनवा लिया। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए ना सियासत की, और आपकी ये है कि वतन वतन से मोहब्बत की, हुब्बुल वतनी की, ये डिमांड है, ये रिक्वायरमेंट है, ये टाइम है। और आप ये मत समझे कि अभी ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। इंडिया जो है, मोदी जो है, अगर आपने मोदी जैसे आदमी को, जो दुनिया में इस वक्त एक बड़ा
भारत को लेके चल रहा था, अगर आपने उसका सर नीचा किया है, आपके ख्याल है वो खामोश बैठेगा? आपके ख्याल है उसके प्रॉक्सीज जो हैं बलूचिस्तान में नहीं है? उसके प्रॉक्सीज अफगानिस्तान और ये जो हमारा सारा टीटीपी का गन चलता है, आपके ख्याल है उनको उसकी सपोर्ट नहीं है? फुली सपोर्ट है ना। आया था ना यहाँ पे बंदा यार, क्या नाम है उसका, कुलभूषण, बलूचिस्तान से ही पकड़ा था ना, वहीं से एंटर हो रहा था। तो क्या आपका ख्याल है कि वो अभी जो उनका जो ऑपरेशन सिंधु उसका पार्ट 2 नहीं करेगा अपनी खिफ़त मिटाने के लिए, जो उसको दुनिया भर में उसको जो कुछ उसके साथ हो रहा है, जो उसके अपने मुल्क में कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टी, उसकी अपनी पार्टियां जो उसको तू कर रहे हैं, तो कोई बेवकूफ़ी कर सकता है ना। तो यू आर नॉट आउट ऑफ दैट। तो मैं जो आपसे शुरू में बात कर रहा था ना कि यार हो जाएगा कराची का पानी, फला पानी, उधर देखो हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। ये देखो कराची के हालात क्या हो, ठीक है, लेकिन ये देखो मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है। मुल्क की मईशत बेहतर होगी, मुल्क के हालात अच्छे होंगे। आज आप जिनसे पैसे मांगने जा रहे हो कराची के लिए, फॉरगेट अबाउट कौन सूबाई हुकूमत में, कौन वफाकी हुकूमत में, पैसे ही नहीं है, उधार लेते हो यार। IMF आपको पैसे देता है, मुल्क चलता है, आपका तनख्वाहें निकलती हैं। तो उधर से तो बाहर निकलो, पहले उसका तो कोई हल निकालो, कोई माशी हल तो निकालो, माशी स्टेबिलिटी लेकर आओ। तो अ, अपील ही कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में, आपने कहा था ना कौन ये कर सकता, ये नहीं कि मैं उस पार्टी से हूं। मैं समझता हूँ 2 आदमी का बड़ा रोल है इसके, एक आसिफ अली जरदारी साहब का, एक मियां नवाज शरीफ साहब। ये दोनों इतने एक्सपीरियंस लोग हैं और इतने बुरे बुरे वक्त पर्सनली देख चुके हैं कि 2 लोग अगर इस बात का बेड़ा उठा लें कि हमने बाकी सबको मिलाना, तो फिर इसके अंदर तीसरे, चौथे, पांचवें सब लोगों को बिठाया जा सकता है, जो कि इमरान खान साहब भी हैं, बिलावल साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, दीगर हमारे कौमी लीडर जो हैं सबको। लेकिन इन ये 2 आदमी अगर ये बात कर लें कि जी हमने ये नेशनल मुफाहिमत का काम करना है और हमने अपनी अपनी पार्टियों से हट के, मैं सदर पाकिस्तान हूँ, मेरी तो वैसी ही ड्यूटी है। सदर पाकिस्तान जो है वो तो ये काम कर सकता है ना, वो तो विफाक के नुमाइंदा होता है। साथ अगर नवाज शरीफ साहब उनके बैठ जाएं, तो ये इतने तजुर्बेकार लोग हैं कि जिससे फ़ोन उठा के बात करेंगे उनसे बात करेगा। बहुत शुक्रिया राजा साहब, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए कुछ लम्हे इनायत किए। आपने अपने तवील सियासी सफ़र का निचोड़ हमें बयान किया। हम अपने नाजरीन के भी बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी इस पॉडकास्ट को दिलचस्पी से बखूबी सुना, और हम चाहेंगे अपने फीडबैक से हमारे पॉडकास्ट @5 पे मुतला करें। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरक्की की खातिर हम सब एक हैं, और पाकिस्तान को तरक्की की इंतहा पर लेके जाने के लिए हम अपने खून के आखिरी कतरे तक बहाने को ग्रेज़ नहीं करेंगे। अपना और पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।